जागरण का मतलब हो गया कि आदमी फिर से जगना और अपने काम के हकीकत को, अहमियत को समझना और नए जोश, नए जज्बा से जैसे उसने पहले किया है उसको करना। क्लियर? क्षेत्रवाद हमने पढ़ा था कि राष्ट्रवाद एक बड़ी भावना है, जिस भावना में अपना लोग अरे अरे अविनाश जी फोन कर रहे। हाँ अविनाश सर, अरे भाई साहब हम कल ही लिंक भेजे हैं, वही लिंक है जो हम लिखे हुए हैं कि 7 पीएमसी से जुड़े, वही लिंक है। हे भगवान, अच्छा रुकिए हम फिर भेज दे रहे हैं, वही लिंक है, भेज दे रहे हैं फिर आपको। कल ही हम भेज दिए, आज ही हम फिर लिंक भेज देंगे आप लोग को, ठीक है ना, ताकि कोई झंझट नहीं रहे किसी को। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि इस तरह से होता है। तो पुनर्जागरण हो गया, क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आगे आप लोग ये बताइए कि आज कोई क्वेश्चन है जो आप लोग हमसे पूछना चाहते हैं? नो सर। कोई भी क्वेश्चन नहीं? अरे कुछ तो हमारा भी परीक्षा लो तुमसे, हमसे भी पूछो ना कि हम अच्छा टीचर हैं कि भूसगोल टीचर हैं कि कैसा टीचर है। मेरा भी तो परीक्षा लेना चाहिए, तुम लोग को पूछो कि कुछ तो अच्छा पूछो जो तुम लोग की, इसका मतलब है कि तुम लोग किताब नहीं पढ़े हो। पढ़ते हैं सर। पढ़े हैं तो उस किताब में कुछ तो होगा पूछने लायक, पूछो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछिए। सर भूदस्तव क्या होता है? क्या? भूदस्तव। भूदस्तव? भूदास्तव। यस भूशास्त्र? सर। भूदास्तव। भूतत्व? नो सर, भूदस्तव। अच्छा तुम एक काम करो, ठीक है, मेरा एक दूसरा नंबर है, उस पर तुम लिख करके भेजो, ठीक है। हम, तुम कौन बोल रही हो? राखी बोल रही हो? उच्चारण नहीं क्लियर सर हो रहा है। समीक्षा बोल। समीक्षा? समीक्षा? उच्चारण क्लियर नहीं हो रहा है, क्या लिखा हुआ है? उच्चारण करके बोलो तो, क्या है? एक मिनट बाबू, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुको। उच्चारण, एक मिनट बाबू। हाँ हाँ खोल रहा है। मैंने ज्वाइन किया कि नहीं? सर सोनी मौसम ज्वाइन नहीं किए हैं। अरे वो बोले आइए सर, एक सेकंड। तुम लोग को पढ़ाने के लिए अभी जस्ट हम हाई कोर्ट से आए हैं, और हाई कोर्ट से आके जस्ट हम जो है, हाई कोर्ट से भी हम जस्ट आए हैं, ठीक है। तो बाबू हमें ये बताइए ना, क्या था, क्या बताए समीक्षा? उच्चारण बताओ तो क्या है? सर सेंड कर दिए। सेंड कर दी हो, एक मिनट। यस सर। इसमें लिखा हुआ है, जन्मजात विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, समक्ष समानता का सिद्धांत अपनाया गया, नागरिकों के संपत्ति अधिकारों के अरे भूदासत्व, भूदास्त, भू का मतलब होता है जमीन, ठीक है। जैसे यस सर। जैसे कभी लिखा रहता है ना, भू अभिलेख, सुनी हो ना, भू अभिलेख, है ना, देखी हो यस। कभी इस वर्ड को, सुनी हो, भू अभिलेख? भू का मतलब होता है जमीन, और अभिलेख का मतलब होता है कागजात, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो जमीन से जुड़ा हुआ जो कागजात होता है उसको भू अभिलेख कहते हैं। क्लियर? तुमने हमसे क्वेश्चन पूछा है भू दासत्व, ठीक है। जमीन से जुड़ा हुआ जो दास्ता होता है कि यदि हम किसी को जमीन बेच दिए, ठीक है, मान लीजिए मौसम ने या राखी ने जमीन समीक्षा को बेच दिया, तो राखी के जमीन के साथ जो दास, दास का मतलब होता है जैसे नौकर चाकर नहीं होता है, ठीक है। हेलो, अरे यार क्या है, ऐसा हो गया। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, ठीक है। यस सर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चर्चा किया कि, हम लोगों ने चर्चा क्या किया कि मान लीजिए कि जमीन है, और जमीन के साथ जुड़ा हुआ हमने किसी को मजदूर भी ट्रांसफर कर दिए, तो वो चला गया, तो जमीन के साथ जुड़ा हुआ मजदूर भी ट्रांसफर हुआ ना, ठीक है।
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि भू यस दास्ता। सर। समीक्षा तुम समझी कि अब फिर हम और इसको अच्छे से समझाएं? बाबू समीक्षा जी आप समझी क्या? सर समझ गए। हाँ, जैसे जमीन आपका है ना घर में, और यस जमीन सर समझ गए। पहले के जमाने में तो फैक्ट्री होता नहीं यस था। सर। हाँ, पहले के जमाने में तो फैक्ट्री होता नहीं था, और जब फैक्ट्री नहीं होता था तो लोग जमीन जमीन वाला ही काम करते थे मोस्टली, और जमीन वाला जो काम मोस्टली यस करते सर थे। समझ गए। हाँ, तो वही भू दास था। भू का मतलब जमीन, और जमीन से जुड़ा हुआ जो दास यस होता था। सर। ठीक है, अब आगे बताओ और क्या है तुम लोग के पास, कौन सा क्वेश्चन है, क्या है? और कुछ पूछना है किसी को? और नहीं पूछना है किसी को, हम चैप्टर पे जाएं? चलिए हम चैप्टर पे चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आप सबों को सब चीज पता है, ठीक है। हम आते हैं अब चैप्टर। सर पहले आप लोग उदारवाद का मतलब क्या होता है? उदारवादी। उदारवादी, सर हाँ। उदारवादी। हाँ, उदार का मतलब होता यस है। सर। हाँ बाबू, उदारवाद का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, ठीक है, अंग्रेजी में यस इसको। सर पूछना हाँ, है। हाँ पूछा बाबू बता रहे हैं। उदार का मतलब होता है, हम लोग के घर आंगन में होता है ना, बड़ा उदार बने छी, ठीक है। तो दैट मीन्स लिबरल, दैट मीन्स वह कि वह नियम कानून में बहुत ढीलापन है, ठीक है। नियम कानून जो है ना, सबों के लिए उसमें जगह है। जैसे हम तानाशाही व्यवस्था कहते हैं या निरंकुश व्यवस्था कहते हैं, तो निरंकुश व्यवस्था में क्या होता है? निरंकुश व्यवस्था में ये होता है यस सर। कि राजा का बात काटोगे तो जेल जाना पड़ेगा, होता है ना, ठीक है। निरंकुश में क्या होता है कि राजा का बात काटिएगा तो जेल जाइएगा। उदारवाद में क्या होता है ना, उदारता ठीक है कि चलो तुमको जो मन है सो करना है करो, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए हम लोग का लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, तो उदारवादी व्यवस्था है, ठीक है। कानून जो है, रोड पे हम चलते हैं, थोड़ा सा कानून का पालन नहीं भी करते हैं तो तुरंत पुलिस थोड़े घर पहुंच जाती है क्या? नहीं ना। तो उदारवाद जो है एक बड़ा सा वर्ड है, मानते हैं इसमें। और यह जो ऐसे, इसका बहुत सारा संदर्भ है। 1991 के बाद भारत में जब नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमारे देश में उदारवाद और वैश्वीकरण की परंपरा चली थी, वैश्वीकरण, ठीक है। जिसको उदारवाद को लिबरलाइजेशन और वैश्वीकरण को प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो दैट मीन्स एक तो 1991 से उदारवाद जुड़ा हुआ है, जिसको कि आप लोग पर निजीकरण भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा जो हमारा यहाँ सेंस है, उदार का मतलब होता है कि नियम कानून में थोड़ा सा लिबरल हो, थोड़ा सा सबके लिए जगह हो। मान लीजिए आप हिंदू हैं, कट्टर हिंदू का मतलब आप समझते हैं? कट्टर हिंदू का मतलब है, या कट्टर मुसलमान का मतलब समझते हैं? 5 टाइम नमाज पढ़ेगा, ठीक है। हर हर चीज पालन करेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा कुरान को चर्चा करेगा। तो यहाँ हमारे बीच में जितने सारे लोग हैं, अधिकांश लोग 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो उसमें होता है कि हाँ, जो जुम्मा का नमाज होता है लोग वो उसको पढ़ता है। हमारे ही गांव में मंदिर है, मैया बिसारी का, हम लोग मंदिर नहीं जा पाते। कोई पर्व त्योहार बहुत बहुत नियम पूर्वक नहीं मना पाते। तो उदार हुए कि नहीं हुए? थोड़ा सा गुंजाइश है ना, थोड़ा सा काट छाट करते हैं कि नहीं करते? हम लोग करते हैं ना। हेलो, हेलो, हेलो। तो तो आप समझ रहे हैं कि जैसे कट्टर हिंदू होगा, तो कट्टर हिंदू होगा तो क्या करेगा? रामायण का यस पाठ करेगा, फास्टिंग यस सर। करेगा, मंदिर जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, यस सर। तो उदार हुआ तो क्या यस होगा? सर। उदार होगा तो यस दूसरे, सर। हाँ, तो उदार होगा, दूसरे धर्म की बातों को भी मानेगा, ठीक है। कट्टर नहीं होगा, धर्म की अच्छी अच्छी बातों को मानेगा, जो धर्म धर्म की वह उस बातों को मानेगा जिस जिस बात जो तर्कसंगत हो, वैज्ञानिक हो, साइंटिफिक हो, रीजनेबल हो, जस्ट हो, ठीक है। मतलब तर्कसंगत बातें हो, समाज के अनुकूल बातें हो, समाज के बहुसंख्यक समाज के हित में हो, उन बातों को मानेगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे ना कि वो हिंदू है, कट्टर है, वो हिंदू है तो उदार हिंदू है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बताइए, है ना? हेलो, ठीक है। तो ये ही व्यवस्था होती है कट्टर और उदार में। क्लियर हो गया तुम लोग को? यस सर। हाँ, अब और क्या है यस बताइए। सर। और चर्चा आगे चलें, किताब चैप्टर पे चलें, जल्दी यस सर। बताइए। यस सर। चैप्टर पे चलें। यस सर। यस हाँ, सर। ये मैप देख रहे हो? ये मैप में यस सर। ये मैप में देखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। यस सर। यस कौन एक्सक्यूज मी बोला है? बोलो बाबू, यस क्या पूछना चाहिए, बोलो। एक्सक्यूज मी जो बोले हैं पूछिए, क्या पूछना है बाबू, पूछो।
बोलो सोनू। हेलो, एक्सक्यूज मी, यस सर। एक्सक्यूज मी क्या बोले, कौन पूछना चाह रहे हो, पूछो। हम नहीं तो आगे बढ़ते हैं, देखो। समीक्षा थी सर। हाँ समीक्षा, तुम पूछो बाबू। देखो समान क्या क्या बाबू, तुम्हारा स्पीकर कुछ बोल रहा है कि, अरे किसी के घर में आवाज हो रहा है ना, तो प्लीज वो स्पीकर अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दे भाई, बंद कर दो। हाँ पूछिए समीक्षा। समानते व्यवस्था। समान समानते व्यवस्था। सामंती व्यवस्था, हाँ। समानते व्यवस्था। ठीक है, अभी हम तुम लोग को यस सर। अभी हम तुम लोग को सामंतवाद बता देते हैं, पूंजीवाद बता देते हैं, साम्यवाद बता देते हैं, है ना। ठीक है। यस सर। सामंतीवाद व्यवस्था होता है जिसमें कि जैसे जमींदार होता है, राजा होता है, राजा होने के बाद राजा का एक उत्तराधिकारी होता है जिसका जमीन वगैरह पे कब्जा होता है। ठीक है। जैसे आज के डेट में पूंजीवादी व्यवस्था है भारत में, तो पूंजीवादी व्यवस्था में क्या हो गया भारत में भी, यहाँ पे जो है कि हमारे देश में हम देखते हैं ना कि कंपनी वाला भी कंपनी भी चलाता है, कोई बिजनेस भी करता है, कोई ये करता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन तुम सोचो कि भारत में 100 वर्ष पहले, भारत में 200 वर्ष पहले, ठीक है, क्या स्थिति थी। तो भारत में 100 वर्ष पहले और भारत में 200 वर्ष पहले सिर्फ खेती हुआ करता था, और खेती से ही अनाज निकलता था, और उसी अनाज से सब लोग खाते थे ना। ठीक है? उसी अनाज से सब लोग का पेट चलता, सब लोग खाते थे। तो कहने का मतलब, जो जमींदार होते थे, जो जमींदार को ही सामंत कहा जाता था, जिनके पास जमीन होता था, यानी कि उत्पादन के सारे साधनों पर जिनका नियंत्रण होता था। और जैसे तुम गांव में रह रही हो, गांव में यदि सारा जमीन मान लीजिए समीक्षा का सारा जमीन है, ठीक है। तो समीक्षा का जमीन है, और दूसरे लोगों के पास, और जिसका स्पीकर ऑफ है, मौसम कौन है, मौसम है, मौसम क्यों नहीं है लड़की, एम जो लिखी हुई है, मासूम, मासूम जो है ना, आप स्पीकर ऑफ करो तुम्हारा। हाँ ऑफ करो बाबू, आवाज आ रही है उधर से, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसके बाद एक और है। सर इधर कोई और नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है। मौसम कुमारी अपना स्पीकर ऑफ कीजिए, और सौर्य श्रेष्ठ अपना इधर वो से माइक्रोफोन आप भी ऑफ कीजिए। ठीक है। जिनको जिनको ओके सर। पूछना जिनको पूछना है सिर्फ वही अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिएगा, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे बाबू कि जो जितनी सारी गांव की जमीन है, मान लीजिए समीक्षा की जमीन है, तो हम कहेंगे कि बाप रे जमीन बहुत है इसके पास। तो जमीन बहुत है, देखिए ऐसे हल्ला कीजिएगा तो हम उसको आउट कर देंगे। अब एक आदमी के चलते सब लोग सफर नहीं कर सकते, एक आदमी के चलते सारे लोग सफर नहीं। क्वेश्चन पूछ लीजिए और माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए, फिर हम बोलते हैं सुनिए, फिर आपको पूछना हो ऑन कर लीजिए, फिर बोल लीजिए। एक आदमी के चलते सारे लोगों को, चाहे कोई हो, हम आउट कर देंगे। तो ये कह रहे जैसे पूरा गांव का जमीन जो है, सारा जमीन मान लीजिए समीक्षा का है, ठीक है। जमीन 50 बीघा, 200 बीघा जमीन है, लदवा दमगिरी सारा जमीन समीक्षा का है। तो ये जो क्या हो गई ना, समीक्षा हो गई जमींदार। आज से 200 वर्ष पहले किसी को कुछ भी कमाना था, नहीं था, पैसा कौड़ी नहीं होता था, सरकारी नौकरी की व्यवस्था नहीं थी, तो लोग कैसे कमाते? तो या तो जमीन से उपजा करते, उसी से खाते, ठीक है। तो दैट मीन्स कि भोजन के लिए सारे लोग समीक्षा के यहाँ जाके नौकरी करते, ठीक है, उसके खेत में काम करते। और क्या होती, समीक्षा खेती नहीं करती, लेकिन सारे लोगों से खेती करवाती, ठीक है। तो सारे लोग जो उनके खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मेहनत भी कर रहा है दूसरा लोग, ठीक है। समीक्षा काम भी नहीं कर रही है, और उसी खेत का कमाई भी खा रही है, और समीक्षा धनी बनती चली जा रही है, ठीक है। तो यह जो व्यवस्था थी, इसको ही जमींदारी व्यवस्था कहते थे। और जमींदारी व्यवस्था में जैसे कि एक जमींदार जो होता है, उसका बेटा हुआ, फिर वो जमींदार, एक राजा है, उसका बेटा हुआ, वही राजा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि रानी के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ वही राजा बनेगा। इसमें किसी की योग्यता का कोई प्रश्न नहीं होता था, किसी को एग्जाम की तैयारी का कोई मैटर नहीं था। आज के डेट में क्या है कि आज के डेट में है कि जो लड़का योग्य है वो डीएम बन सकता है, एसपी बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है, कोई भी बन सकता है। हो सकता है अभी दिनेश यादव हमारे सांसद हैं, हो सकता है कुछ दिन के बाद जो है कि राखी वहां की सांसद बन जाए, हो सकता है अभी सिंह सांसद बन जाए, हो सकता है शाकिल सांसद बन जाए, कोई बन सकता है आने वाले 10 साल 5 साल के बाद। तो मेरे कहने का मतलब ये है
कि जो ये सामंतवाद है उसमें होता क्या है ना कि उत्तराधिकार जो है, अधिकार जो है बाप से बेटा को, बेटा से बाप को, ऐसे चलता रहता। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस सर। साम्यवाद होता यस है। सर। अब यहाँ पे सामंतवाद आप समझ गए? याद रखिएगा, जो जो बता रहे यस हैं, सर। जो बता रहे हैं इसके हम लिखवा भी देंगे अभी आपको। एक साम्यवाद होता है, एक समाजवाद होता है। जब पूछी हो तो सब बता देते हैं। एक समाजवाद होता है, एक पूंजीवाद होता है। ठीक है, यस सर। क्या क्या होता है? ठीक है, देखो, एक तो हो गया पूंजीवाद। एक होता है साम्यवाद। सुने हो शब्द ये? एक होता है सामंतवाद। ठीक है, एक होता है पूंजीवाद, एक होता है समाजवाद। सुने हो तुम लोग ये शब्द? कोई कौन कौन सुना है बताइए, इसमें से कौन कौन शब्द को सुना है तुम लोग? साम्यवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद। ठीक है, ये अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आप बहुत थोड़ा सा अंतर देखिएगा, थोड़ा अंतर है, आप समझ जाइएगा। अभी हम लोगों ने सामंतवाद चर्चा किया है ना। सामंतवाद में जमीन का मालिक कौन होता है? सामंतवाद में जमीन का मालिक कौन होता है? हेलो, मालिक? समाज। समाज। जैसे हाँ, जैसे अभी मान लीजिए, अभी आपके यहाँ हम यदि ये बोलते हैं कि जमीन है आपके पास, है ना, क्लियर? तो क्या भारत सरकार वो जमीन ले सकती है या नहीं ले सकती है? ये बताइए। कल आपके पास, आपका रोड के बगल में आपका घर है, रोड के बगल में आपका घर है, रोड के बगल में आपका घर है, और सरकार को रोड बनाने के लिए आपकी जमीन की जरूरत हुई, सरकार आपकी जमीन ले सकती है या नहीं ले सकती? ले सकती है ना? ले सकती है ना? यस सर। ठीक है, तो मोटा मोटी ये मान के चलिए कि सामंतवाद में जमीन का मालिक होता है, जमींदार होता है। समाजवाद में जमीन का मालिक एक समाज होता है। ठीक है, और साम्यवाद जो होता है, साम्यवाद, ठीक है, साम्यवाद, इसमें जो जमीन होती है, जो संपत्ति होती है, उस संपत्ति का मालिक कोई नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सरकार होती है। क्लियर हुआ? और यस सर। पूंजीवाद का मतलब होता है कि पूंजीवाद एक ऐसा विचारधारा है, एक ऐसा वाद है जिसमें पूंजी ही महत्वपूर्ण होती है। जिसके पास पूंजी है, जिसके, बाप रे बाप, कौन भाई यार, आज तो खेला हो रहा है यार। ठीक है, जिसके पास पूंजी है, ठीक है, वही वो शासन करता है। क्लियर हुआ? तो आप लोग लिखिए, या जो हम लिखा रहे यस हैं, सर। आप लोग लिखिए कि ये समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूंजी और संपत्ति का मालिक समाज माना जाता है। समाज ही समाज की सामूहिक व्यवस्था ही संपत्ति और पूंजी का मालिक होता है। लिखिए समाजवाद में। हेलो, लिख रहे हैं? ठीक है, वैसे आप लोग वीडियो, यस सर। वैसे दिक्कत होगा तो वीडियो भी बना के हम कल डाल देंगे, तो आप लोग वीडियो से भी देख लीजिएगा। ठीक है, और रहा बात यस सर। ये समाजवाद हो गया। साम्यवाद जैसे चीन में, जैसे रूस में, आपने पढ़ा होगा कि 1900 कब रूस रशिया क्रांति कब हुई थी? 1914 में ना, रूस की क्रांति हुई थी ना। और रूस की क्रांति के बाद साम्यवाद आया था रूस में ना, लेलिन लेलिन आया था ना, साम्यवाद लाया था रूस में ना। नहीं पढ़े हो तुम लोग? तो सामंतवाद जो आया था, तो सामंतवाद में होता क्या है कि जमीन का मालिक कोई नहीं। जैसे दमगरी में जमीन है, या लदवा में जमीन है, या समीक्षा का जमीन है, या राखी का जमीन है, ठीक है, या सोनी का, किसी का जमीन है मान लीजिए, तो वह जमीन का मालिक कोई नहीं है। वो सारा संपत्ति जो है सरकार की संपत्ति है। अब कहोगे कि खेती कौन करेगा फिर? तो सरकार तुमको जमीन देगी, तुम खेती करो, उसका जो उत्पादन को खाओ। ठीक है, और जैसे ही तुम सरकार फिर तुमसे चाहेगी तो वो जमीन लेकर के
हमको दे देगी या किसी और को दे देगी। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि जैसे अभी आपके पास क्या है कि आपका पास जमीन है और आप दूसरे को जमीन बेचते हैं, ठीक है, उस पोजीशन में क्या होता है, कौन में, साम्यवाद में, साम्यवाद में क्या होता है कि जमीन का मालिक कोई नहीं होता है, जमीन का मालिक सरकार होता है। सरकार का मतलब पूरा देश का एक हेड, समझ रहे हो मेरी बात को? हेलो, हेलो। यस यस सर। सर। हाँ, तो यस साम्यवाद, सर। साम्यवाद का मतलब होता है कि कोई हेड नहीं है, और जो सबका हेड, जो पूरा देश का हेड है, वो सारी संपत्ति का मालिक है। अब वह जो भाड़ा पर देता है, जैसे अभी अभी सिंह का जमीन है, वो साकिर को भाड़ा पर देगा, ठीक है, तुम खेतो बटिया करो, ये करो वो करो, ठीक है। लेकिन साम्यवाद में क्या होता है कि संपत्ति किसी का नहीं, सब, कोई, चाहे अमीर हो गरीब हो, संपत्ति किसी के पास नहीं रहेगी, ठीक है, जो पसीना बहाएगा संपत्ति वही खाना खा सकता है। तो सरकार जमीन देगी, मान लीजिए अभी सिंह को कि हाँ अभी सिंह तुम खेती करो, और खेती करके जो इसका पैसा हो इसको खाओ, इसके पैसा को तुम जमा नहीं कर सकते हो, ठीक है, और जैसे ही तुम जमा करोगे तो संपत्ति सरकार का हो जाएगा। तुमको सरकार ने खाने पीने के लिए ही दिया है। जैसे साम्यवाद जब व्यवस्था होगी, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मनसिका है, मनसिका कहीं नौकरी कर रही है, तो नौकरी कर रही है तो सरकार उसको 40,000 रुपया देता है, तो 40,000 जो सरकार रुपया दे रही है, तो सिर्फ उसको खाने पीने और रहने के लिए दे रही है, न कि उसको जमा करने के लिए दे रही है। क्योंकि साम्यवाद में यह माना जाता है कि सभी व्यक्ति का अधिकार है, ठीक है, वो पैसा उसके काम करने के लिए है, जो खाएगी पिएगी। अब कोई बच्चा है किसी का, ठीक है, मान लीजिए किसी का बच्चा है, किसी को बेटा है, तो वह सरकार की संपत्ति है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और सारे बच्चे चाहे अमीर हो गरीब हो सबको एक समान स्कूल मिलेगा, कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएगा, सब एक समान स्कूल में जाएगा। ये हो गई साम्यवाद वाली व्यवस्था, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, अब आइए सामंतवाद। सामंतवाद में क्या होता है कि जमीन एक जगह केंद्रीकृत हो जाते हैं, जमीन का बहुत बड़ा सा भाग जो है हर व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कि हम बोल दें कि साकिर, साकिर एक गांव का जमींदार है, अभी सिंह एक गांव का जमींदार है, सोनी एक गांव की जमींदार हो गई, क्योंकि हर के पास ज्यादा जमीन है, ठीक है, इतना जमीन है। जैसे हम तुम लोग से एक बात पूछते हैं, किसी के पास 4 बीघा जमीन है, तो 4 बीघा जमीन का तो खेती कर सकता है, लेकिन 400 बीघा जमीन हो या 40 बीघा जमीन हो, तो क्या अपने अपने पसीना बहा करके वो 40 बीघा का खेती कर सकता है अपने से? नहीं करेगा ना, नो सर। नहीं करेगा। नो सर। और यदि यदि वो खेती करेगा भी, मान लीजिए हम खेती करेगा भी, तो 4 बीघा में जितना आदमी अपना जमीन समझ के उपजा कर देगा, और 40 बीघा में यदि कोई समीक्षा मान लीजिए 40 बीघा में खेती कर रही है, तो उसका जो उपजा होगा कम होगा ना उपजा, क्योंकि उतना मन से तो करेगी नहीं, उतना उतना मेहनत तो कर नहीं पाएगी, ठीक है। और 4 बीघा वाला के पास जो है कि ज्यादा मेहनत करेगा, उसका परिवार का बच्चा बुच्ची औरत मर्द सब लग के खेती करेगा, और उस 4 बीघा में भी खाएगा भी बेचेगा भी हर काम कर लेगा, बिजनेसो कर लेगा। लेकिन 40 बीघा वाले के पास क्या है कि इतना इसके पास मजदूर ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो उपजा तो लेगा, क्योंकि 40 बीघा ज्यादा है तो ज्यादा उपजाएगा, लेकिन यदि उसी 40 बीघा को 10 आदमी में बांट देंगे, 4 4 बीघा सबको पड़ेगा, तो वो जोड़ के जितना उपजा होगा उतना उपजा तो नहीं कर पाएगा, 40 बीघा करेगा क्या? नहीं, नो सर। नहीं, नहीं समझे तुम लोग, नहीं समझे लगता है, ठीक है। मान लीजिए कि 40 बीघा जमीन है, मान लीजिए 40 बीघा जमीन है, इस 40 बीघा को हम दे दिए मान लीजिए अभी सिंह को खेती करने, ठीक है, अभी सिंह को दिए खेती करने। अभी सिंह 40 बीघा का खेती कर रहा है, तो इसमें इसके पास जितना है, पापा है मम्मी है भाई है बहन है, तो बहुत करेगा तो 5 बीघा 6 बीघा खेती करेगा बढ़िया से, और जमीन को या तो ऐसे रह जाएगा, बटिया लगा देगा, घास बो देगा, कुछ बो देगा। तो कहने का मतलब, बढ़िया से खेती तो 6 बीघा पे ही कर पाया, रेस्ट जो 34 बीघा जमीन है उस पर तो खेती नहीं हो पाया। और जब बढ़िया से खेती नहीं हो पाया, तो इस खेती में जो उपजा उपजेगा, ठीक है, बढ़िया से तो उपजा उपजेगा नहीं, तो यदि उपजा नहीं उपजा, तो देश का लॉस है या नहीं है? देश का लॉस है ना, यस सर। ठीक है। मान लीजिए आपके पास 5 बीघा, यस सर। आपके पास 5 बीघा जमीन है, आप कहिएगा हम खेती नहीं करेंगे, ठीक है, हम खेती नहीं करेंगे, और हम मेरा पड़ती जमीन रहेगा, इससे भारत को नुकसान है ना, क्योंकि वह खेत आपका भी है तो भारत सरकार का भी है, ठीक है। उस खेत से अनाज उपजेगा, गेहूं उपजेगा, चावल उपजेगा, तो किसी का पेट भरेगा ना। और यदि किसी से पेट नहीं भरेगा, तो उस अनाज के लिए 5 बीघा में अनाज कब उपजेगा, तो उस अनाज के लिए हो सकता है कि भारत को दूसरे देश से गेहूं मंगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना।
यस सर। तो ये ही चीजें यस होती सर। यही चीजें होती है, और इसीलिए इसको अनिवार्य आवश्यकताओं में रखते हुए सरकार जो है जमीन पे अपना कंट्रोल रखती है। और ये हो गया आपका साम्यवाद। साम्यवादी व्यवस्था में जमीन का मालिक जो होता है सरकार होती है, जमीन किसी की नहीं होती। और यदि कोई खेती करता है तो सरकार उसको भाड़ा पे उपलब्ध कराती है, और सरकार जब तक चाहती है तब तक वो भाड़ा पे देती है। जैसे वो मर गया या खेती करने लायक नहीं रहा तो सरकार उस जमीन को ले लेगी, फिर दूसरे किसी व्यक्ति को दे देगी जो खेती बढ़िया से कर सके। ये हो गया आपका साम्यवाद। उसके बाद समाजवाद वाली व्यवस्था में होती है कि मेरे भाई समाजवादी समाजवाद वाली व्यवस्था में ये होता है कि हर व्यक्ति जो है पूरा का खेत जो है, जैसे दमगरी का खेत है तो दमगरी का जो खेत है पूरे दमगरी समाज का है, ठीक है। और सारा लोग मिल के खेती करेंगे, ठीक है। हर व्यक्ति उसका देखभाल करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। दैट मीन्स कि समाजवाद में होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समान रूप से संपत्ति सारे लोगों में बांट दिया जाता है, तो ये हो गया समाजवाद। साम्यवाद में है कि किसी के पास संपत्ति नहीं रहेगी, संपत्ति सरकार की होगी, ये हो गया साम्यवाद। सामंतवाद होता है जिसमें संपत्ति जमींदार की होती है, ठीक है। और जमीन का मालिक वो उसका अपना व्यक्तिगत, जैसे राखी का जमीन है तो राखी उस जमीन की मालिक है। पूंजीवाद में क्या होता है कि मेन चीज पूंजी है, जिसके पास जितना पूंजी होगा, जिसके पास जितना संसाधन होगा, हो सकता है किसी के पास 500 बीघा 500 फैक्ट्री भी हो, ठीक है। तो उसमें पूंजी का खेला होता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको लिख लेते हैं एक एक लाइन में। साम्यवाद को लिख लिए। साम्यवाद वह व्यवस्था है जिसमें पूंजी और संपत्ति या जमीन सरकार की होती है, कोई भी व्यक्ति जमीन या संपत्ति का मालिक नहीं होता है। ये हो गया साम्यवाद। सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जमीन एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के पास अधिक मात्रा में होती है, इतनी मात्रा में होती है जो अपने से खेती करने के अलावा भी उसके पास बहुत सारी जमीन बच जाती है। वह जमीन जो होती है, वो वह जमीन पे वो दूसरे को मजदूर रख करके खेती करवाता है। हम लोग गांव दमगरी में भी देख सकते हैं, ठीक है। किसी के पास सपोज कीजिए मेरे पास ही जमीन है, तो हम जमीन बटिया लगा दिए हैं, ठीक है। हम जमीन दूसरे को दिए हैं भाड़ा पे खेती करने के लिए। बटिया लगा के आधा आधा वो अपना मेहनत करता है, अपना पैसा लगाता है, और फिर उपजा जब होगा तो आधा हमको देगा, आधा वो रखता है, ठीक है। तो ये हो गया जमीन का मालिक हम हो गए। और यदि हमारे पास बहुत सारा जमीन हो गया तो हम जमींदार हो गए, ठीक, हम सामंत हो गए। लेकिन समाजवाद में आएंगे तो दमगरी में जो भी जमीन है और दमगरी में जितने सारे लोग हैं, सारे लोगों के बीच जमीन बराबर मात्रा में, संपत्ति बराबर मात्रा में बांट दी जाती है। तो भारत देश में समाजवाद है। भारत देश में क्या है? समाजवाद है। समाजवाद हम बताएंगे कि कैसे समाजवाद है, क्योंकि हमारे यहाँ इनकम टैक्स लगता है। जो लोग ज्यादा कमाते हैं उनको टैक्स लगता है। ज्यादा पैसा कमाते हैं तो देखिएगा किसी को 5%, 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए तक जो में उनको टैक्स नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि जैसे ही कोई 10 लाख कमाता है, कोई 15 लाख कमाता है, कोई 30 लाख से ज़्यादा कमाता है, तो 30 लाख से ज़्यादा लाख कमाता है तो उसको 30% टैक्स लगता है। तो टैक्स लगता है, और वह टैक्स सरकार की आमदनी होती है, ठीक है। तो हम लोग इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ये लंबा सा एरिया है, बहुत सारा चीज़ है इसमें, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। बस यहाँ थोड़ा थोड़ा समझ लेना है कि संपत्ति जब सरकार की होती है, सब लोग बराबर होता है, तो वो हो गया साम्यवाद। संपत्ति जब किसी व्यक्ति की, जमीन जब किसी व्यक्ति की होती है, दूसरे से मजदूरी करवाता है, तो वो सामंतवाद। पूंजीवाद का मतलब होता है कि पूंजी, देखो ना, पूंजी और वाद, ठीक है। जिसके पास जितना पूंजी रहेगा उतना लगाएगा, बिजनेस करेगा, ये करेगा, वो करेगा। और जिसके पास जितना पैसा रहेगा, आजकल हम लोग मानते हैं ना कि जिसके पास ज़्यादा पूंजी है वो ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा प्रॉफिट में रहता है, ज़्यादा बिजनेस करता है। मानते हैं ना कि आदमी थोड़े कमाता है, पैसा रहेगा, बिजनेस करोगे ज़्यादा कमाओगे। समाजवाद, समाजवाद में ये माना जाता है कि हर व्यक्ति के पास, जितने समाज में लोग हैं, सारे लोगों के पास वह समाज की जो संपत्ति है बराबर बराबर तकसीम कर दी जाए, बांट दी जाए। क्लियर? क्लियर? अरे यार क्या हो गया मुझे आज के? ओह नो। ये सामंतवाद और समाजवाद समझ गए। अब हम लोग किताब पे चलते हैं, बुक पे चले ना हम यस लोग, सर। ठीक है। तो हम लोग अब बुक पे यस चलते सर। हैं। एक मिनट, बुक पे चलते हैं, तो बुक के लिए इसको ऐसे
ये तो गजब हाल कर रहा है। कौन है जी गजब? राखी। हाँ हेलो, आ गया, दिख रहा है तुम लोग को? आप बाबू जुड़ जाओ, उसी लिंक पे यस क्लिक सर। करो, जुड़ जाओगी। हेलो। सर एक सेकंड सर। हाँ सर। सर एक सेकंड, स्टूडेंट है, एक सेकंड मैसेज कर रहे हैं सर, जुड़ रहा है। हाँ सर, जोड़िए ना, कि आने वाले दिन में हो सकता है कि हमारे हमारे भी राजतंत्र को हटा दिया जाए। ठीक है, जाहिर सी बात है, कहीं भी होगा, यस सर। एक गांव में कुछ घटना यस। घटती है तो दूसरे गांव वाले लोग सचेत हो जाते हैं। अरे भैया बिहार में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी होगा, उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो महाराष्ट्र में भी होगा, मध्य प्रदेश में होगा। तो फ्रांस में जैसे ही राजा को हटाया गया, राजा को मार दिया गया, राजा को फांसी पे दे दिया गया, रानी को जेल में डाल दिया गया, और 1789 में ये फ्रांसीसी क्रांति होती है। अब अब सबसे बड़ा चीज है कि क्रांति कैसे होती है। तो क्रांति हमने बताया है कि क्रांति का मतलब होता है कि एक ऐसा चीज जिसमें अचानक बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, अचानक बड़ी मात्रा में परिवर्तन हो जाए, तो उसको हम लोग क्रांति कहते हैं। तो 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है, और यह क्रांति क्या होती है? राजतंत्र बदल जाता है। ठीक है, वहां पे क्या था, फ्रांस में क्या था कि हर यस सर। हर समाज में तीन वर्ग होता है। ठीक है, एक तो होता है सबसे अपर क्लास, एक तो होता है सबसे लोअर क्लास, और एक होता है बीच का क्लास। हमारे भी समाज में तुम देखोगे, हम लोग के भी समाज में ऐसे देखोगे कि है ना जी, अपर क्लास, सबसे अपर क्लास होता है, मध्यम क्लास होता है, और लोअर क्लास होता है। तो वहां फर्स्ट क्लास में आएगा, सेकंड क्लास आएगा, थर्ड क्लास आएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना बाबू, ठीक है? मेरा मकसद है आसानी से तुम लोग के दिमाग में चले जाए। जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, यह मैनेजमेंट का भी चीज है और पॉलिटिकल साइंस का भी चीज है। अब देखिए कि यहाँ फर्स्ट क्लास में राजा आता है और सामंत आता है। क्लियर है? राजा और कौन यस आएगा? सर। राजा और सामंत आएगा। कौन आएगा? राजा। राजा और सामंत फर्स्ट क्लास में आता है, मान लीजिए। ठीक है, हाँ। थर्ड क्लास में आता है मेहनत करने वाला, जो भी मेहनत करने वाला होता है, मेहनत मेहनत में मजदूरी करने वाले लोग। ठीक है, अब क्या होता है कि मेहनत और मजदूरी करके कुछ कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्यादा पैसा हो जाता है। ठीक है, जिनके पास मेहनत और यस सर। मेहनत और मजदूरी करके जो लोग ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, वो चले आते हैं सेकंड क्लास में। इसको कहते हैं हम लोग मध्यम वर्ग। क्या कहते हैं? मध्यम वर्ग। ठीक है, मध्यम वर्ग। अब ये मध्यम वर्ग करता क्या है? ये राजा और सामंत के बीच में होता है। ठीक है, अब ये राजा और सामंत के बीच में होता यस। है। तो राजा और सामंत के बीच में जो मध्यम वर्ग होता है, तो राजा भी सोचता है कि मैं ये जो निम्न वर्ग है, जो थर्ड थर्ड कैटेगरी है, इसको कंट्रोल करने के लिए यदि हम मध्यम वर्ग को मिला लेंगे, ठीक है, मध्यम वर्ग को हम इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, तो क्या होगा कि ये वाला जो मेहनत मजदूरी करने वाला संख्या में ज्यादा है, तो राजा और मध्यम वर्ग जब मिल जाएगा तो इस पर शासन कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता? बताओ। यस। जैसे यस। हम लोग बचपन में बहुत सारा कहानी सुनते हैं कि पेड़ को, ठीक है, पेड़ को कुल्हाड़ी नहीं काट सकती। पेड़ को कुल्हाड़ी तब काटेगी जब कुल्हाड़ी में पेड़ लग जाए। मेरी बात समझ रहे हो? कुल्हाड़ी में लगता है ना लकड़ी का पीछे वाला पछलू, ठीक है, तो जब तक कुल्हाड़ी में लकड़ी नहीं लगेगा तब तक वो पेड़ नहीं कटाएगा। तो जब तक लंका में विभीषण नहीं मिलेगा, लंका नहीं चलेगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है बाबू, थोड़ा सा समझो यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ समझने की चीज है ये, कि जैसे ही मेहनत मजदूरी करने वाला जो वर्ग है, मेहनत और मजदूरी करने वाला जो वर्ग है, इसमें जिसके पास पैसा आता है वो मध्यम वर्ग बन जाता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और जब इनके यस पास सर। पैसा बन जाता है, तो ये मेहनत मजदूर करने वाला सोचता है कि मध्यम वर्ग तो मेरा हितैषी है, हम ही से निकल के गया है, हम ही से निकल के गया है, तो मेरा हितैषी है, मेरा हित का बात रखेगा। ठीक है, लेकिन वो मध्यम वर्ग जो है, जब वहां निकल के जाता है तो सोचता है कि नहीं 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 नहीं, हम जो है राजा से नीचे हैं, तो हम, और वह यह दिखाने का कोशिश करता है कि हम मजदूर तो कभी थे ही नहीं। ठीक है, हम तो राजा लोग के बराबर है, हम लोग के पास राजा तरह की ताकत है, और ये दोनों मिल करके इस पे शासन करता है। ठीक है, हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आप लोग देखते होइएगा कि हमारे ही समाज में, मान लीजिए राखी है, सपोज के राखी, बुरा मत मानना, तुम्हारा एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है बाबू? ठीक है, यस। हाँ बुरा मत यस मानना। सर। हाँ,
तो जैसे राखी है, राखी बन गई मान लीजिए आईपीएस। आईपीएस का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस, मतलब सहरसा जिला की, जैसे अभी कौन है, लिपि सिंह है, उसी तरह से सहरसा की एसपी बन जाती है राखी। अब राखी तो है दमगरी गांव से। अब दमगरी आएगी, ठीक है, तो अगल बगल के लोगों से बातें नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि वह सब गरीब है, ये है, भूखा नंगा है। हम तो आईपीएस बन गए, हम तो जमींदार के बराबर हो गए, हम तो राजा के बराबर हो गए। और राखी उसी तरह का व्यवहार करने लगती है। अब गांव का लोग ये समझता है कि राखी राखी भी तो गरीबी से बाहर निकली है, राखी भी तो हमारी तरह होगी, राखी भी तो हमें हमारे ही समाज से बाहर निकल के आई है। तो नतीजा क्या होगा कि राखी मेरा हित का चिंता करेगी। लेकिन राखी वो नहीं सोचती, राखी सोचती कि मैं उसके साथ जाऊंगा, उसके बेटा को गोदी लूंगा, मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके हाथ का पानी पीऊंगा तो कैसा पानी पीता है, मुझे तो मिनरल वाटर चाहिए, मुझे तो आरओ का पानी चाहिए। हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, किसी को बुराई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि राखी भले दमगरी से ही बन गई, लेकिन राखी क्या करेगी, दिल्ली में बंगला लेगी, बंबई में बंगला खरीदेगी, अमेरिका में खरीदेगी, और जमीन गांव से, नादो से, दमगरी से कट जाएगी, ठीक है। तो यही चीजें, यही बातें जो होती है वो कहाँ होता है, ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में होता है। राजा फर्स्ट क्लास हो गया, मध्यम वर्ग हो गया, और तीसरा हो गया मेहनत मजदूरी करने वाला वर्ग में। फ्रांसीसी क्रांति में भी क्या हो रहा है, फ्रांसीसी क्रांति में भी क्या हो रहा है कि राजा और जो सामंत लोग थे, ठीक है, उसको मध्यम वर्ग, मेहनत और मजदूरी करने वाले वर्ग ने उसको हटा दिया, ठीक है। और उसके जगह पे जो है कि इसी मेहनत और मजदूरी करने वाले वर्ग में से कुछ लोग जाकर के वहां पे शासन करने लग गए, ठीक है। हम हम इसका उदाहरण बिहार से दे सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि कुछ लोग को आपत्ति हो सकता है कि चूंकि राजनीति में जुड़ा हुआ है, ठीक है, हमारे बिहार में भी हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, तो हम उसका उदाहरण नहीं देना चाहते, क्योंकि वो राजनीतिक मुद्दा बात हो जाएगा। किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को खराब लग सकता है, इसलिए हम उसको नहीं देना चाहते, ठीक है। तो ये मेहनत और मजदूरी करने वाला वर्ग जो है, इसमें से निकल के कुछ लोग राजा हो गए, राजा को तो मार पीट के हटा दिया, जेल में बंद कर दिया। अब जो ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग गए, ये लोग जो है ना अब राजा की तरह ही व्यवहार करने लगे, ठीक है। जो जो शासन करने लगे वो राजा की तरह ही व्यवहार करने लगे। जैसे सपोज कीजिए आज के डेट में कोई हम लोग के जो मुख्यमंत्री बनते हैं या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कहने के लिए तो सामाजिक न्याय के लिए जाते हैं, लेकिन जब एक जमाने पे वहां जाते हैं तो फिर वो राजा की तरह ही व्यवहार करने लगते हैं। उसी तरह से फ्रांसीसी क्रांति में भी ये होता है क्या, कि मेहनत और मजदूरी करने वाला वर्ग एक जगह से जमा होता है और अपने शक्ति से राजा को मार डालता है, भगा देता है, जेल में डाल देता है। बास्तिल का दुर्ग है जो राजा का किला होता था, बास्तिल का दुर्ग का पतन होता है, और वहां पे मेहनत और मजदूरी करने वाले लोग आ जाते हैं। जब ये लोग आ जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद अपने ही बेटा पोता को उत्तराधिकारी बनाने लगते हैं। तो आप देखिएगा, नेपोलियन फर्स्ट, नेपोलियन सेकेंड, नेपोलियन थर्ड होता है या नहीं होता है? सुने सुने ना, ठीक है। तो इसी तरह से फ्रांसीसी क्रांति में भी होता है। तो क्या हो गया कि मेहनत मजदूरी करने वाला वर्ग राजा बन गया। अरे यार, कि राजा इस वर्ग से निकल के बाहर आया लोग, और इस वर्ग से निकल के जो बाहर आया लोग, ठीक है ना, इस वर्ग से जो निकल के लोग बाहर आया, तो वह क्या हो गया ना कि अब राजा की तरह ही व्यवहार करने लगा। और राजा की तरह ही व्यवहार करने लगा, तो क्या हुआ कि ये जो मेहनत मजदूरी करने वाला वर्ग है, ये सोचने लगा कि अरे यार, हमारे में से ही निकला हुआ व्यक्ति वह भी राजा की तरह बढ़ने लगा था, तो पहले वाला राजा क्यों खराब था, पहले वाला राजा भी तो ठीक ही था, ठीक है। और इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से क्या हो गया कि फ्रांसीसी क्रांति जो है, बाबू सुनना, इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति, जो क्रांति थी पहले, हेलो, इस तरह से यस माइक्रोफोन ऑफ कर लो ना यार, ठीक है। माइक्रोफोन ऑफ, कल कल परसों कितना बढ़िया से हम लोग पढ़ाई किए हैं, माइक्रोफोन ऑफ कर लो ना यार, कौन ठक 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 कर रहा है। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति जो है, ठीक है। साकिर, साकिर बंद करो थोड़ा सा। सर अभिनव सर का हो रहा है। अभिनव जी बंद कीजिए, कौन है, अभी बंद करो यार, ठीक है, नहीं तो तुम माइक्रोफोन ऑफ ऑफ करो ना उधर से तुमको, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ भी यही हुआ, ठीक है। और जब फ्रांसीसी क्रांति के साथ भी यही हुआ तो जाहिर सी बात है उसका एक रिएक्शन होगा, जनता में रिएक्शन होगा। तो फ्रांस जो आपका यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस आप देखिए, ठीक है, कि फ्रांस यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना, ये फ्रांस का एरिया,
ये वाला एरिया फ्रांस का एरिया है, देखो यहाँ पे ये फ्रांस का एरिया, ये फ्रांस है, ठीक है। तो ये फ्रांस वाला एरिया जो है ना कि धीरे धीरे यहाँ पे राजतंत्र हटा था, फ्रांसीसी क्रांति में राजतंत्र हटा था और निम्न वर्ग के लोगों का शासन हुआ था। निम्न वर्ग के लोग ही फिर राजा बन गए और राजा बनने के बाद नेपोलियन जो है खुद को राजा बना दिया और नेपोलियन राजा की तरह ही व्यवहार करने लगा, ठीक है। और यस जब नेपोलियन का पतन होता है तब फ्रांस में गणतंत्रात्मक व्यवस्था आती है। गणतंत्र जैसे हम लोग के यहाँ रिपब्लिक होता है ना, कोई भी हेड नहीं होता, तब जब फ्रांस में नेपोलियन का पतन होता है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होती है, जब नेपोलियन का पतन होता है वो 1815 का ईस्वी होता है। 1815 के ईस्वी में 1789 में हम लोग सब पढ़ रहे हैं ना, फ्रांसीसी क्रांति हो रही है, लेकिन 1815 में जाकर के एक ऐसी व्यवस्था आती है जिस व्यवस्था के बाद वहां पे फ्रांसीसी क्रांति संपन्न होती है और गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू होता है और वहां का फिर इलेक्टिव जो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री वगैरह होता है। और आज भी हम देखते हैं कि फ्रांसीसी वहां के प्राइम मिनिस्टर को ही है। तो जो व्यवस्था फ्रांस में आई राजा को हटा करके, उसी समय इसका एक प्रतिक्रिया हुआ। इसका कहाँ प्रतिक्रिया हुआ? पूरे यूरोप में। ये जो हमारे सामने एक मैप है, ये जो हमारे सामने मैप है, ये यूरोप का मैप है। जैसे एशिया महादेश है, अफ्रीका महादेश है, यूरोप महादेश है, उत्तरी अमेरिका महादेश है, दक्षिणी अमेरिका महादेश है और ऑस्ट्रेलिया एक महादेश है, अंटार्कटिका एक महादेश है। तो उसी यूरोप के महादेश में इसी तरह से फ्रांस है यहाँ। यह देखो ग्रेट ब्रिटेन है, जो इंग्लैंड है जिसने हम पर शासन किया था बहुत देर दिनों तक, यही है ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन जो होता है, अब कहोगे ग्रेट ब्रिटेन है तो यहाँ इंग्लैंड कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये तीनों मिल करके ग्रेट ब्रिटेन बनता है। कौन कौन मिलके बनता है? इंग्लैंड मिलता है, स्कॉटलैंड मिलता है और वेल्स। ये तीनों जो राज्य हैं ये हम मिल करके ग्रेट ब्रिटेन बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। आज के लिए कहते हैं ना यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूके कहते हैं। अमेरिका को यूएसए कहते हैं, अमेरिका को यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूके का मतलब हो गया यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और ये जो है इसमें इंग्लैंड है। क्वेश्चन पूछता है, याद रखना, चाहे तुम दरोगा की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, तुमसे पूछेगा कि यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आप कहेंगे कि इंग्लैंड शामिल है, स्कॉटलैंड शामिल है, वेल्स शामिल है, आयरलैंड भी शामिल है, ठीक है। आयरलैंड का कुछ भाग शामिल है। ये चार जो है उसमें आयरलैंड कुछ भाग स्वतंत्र भी है, कुछ उसमें भी शामिल है। तो आयरलैंड को आप मान के चलिए कि नहीं है, ठीक है। तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स जो है इंग्लैंड में शामिल है, देख लीजिए ये इंग्लैंड का पोर्शन है। खैर, तो हम लोग फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ तो इस एरिया का जो राजा था, ये एरिया, ये राजा सारा लोग मिल करके एक संघ बनाता है, यूनियन बनाता है, ठीक है। यूनियन का मतलब समझ रहे हो? सब राजाओं का संघ। और इसमें जो है ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया एक राज्य था, ठीक है। जो ऑस्ट्रिया राज्य आज खत्म हो चुका है, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो राज्य था ना, उस राज्य के सीमा को जो है जर्मनी छीन लिया, इटली छीन लिया, स्पेन छीन लिया, सब राज्य आपस में बांट लिया। आज छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया, ठीक है। देखिएगा कहीं पे लिखा होगा छोटा सा, लेकिन ये पहले जो ऑस्ट्रिया था ना, एक बड़ा सा देश था। तो कहने का मतलब ऑस्ट्रिया का जो शासक था, कौन था ऑस्ट्रिया का शासक उस वक्त? मेटरनिक। कौन था? मैटरनिक। पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति के समय प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रियावादी शासक कौन थे? तो मैटरनिक थे। मैटरनिक कहाँ के शासक थे? तो ऑस्ट्रिया के शासक थे। आज ऑस्ट्रिया कहाँ है? आज ऑस्ट्रिया खत्म हो चुका, छोटा सा देश बचा हुआ है। इसके सारे एरिया को फ्रांस ने छीन लिया, जर्मनी ने छीन लिया, इटली ने छीन लिया, सारा ने छीन लिया, ठीक है। और इस रूप से इन लोगों ने फ्रांस की क्रांति का विरोध किया था। इस दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ था। धीरे धीरे फ्रांस जीत गया और फ्रांस जीतने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन आता है, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास जो है फ्रांस की क्रांति से होता है। तो फ्रांस जब जीत गया ना, तो यह मेटरनिक हार गया। तो मेटरनिक हार गया तो फ्रांस धीरे धीरे इधर 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 शासन करने लगा, ठीक है। इधर के राज्य को जीत लिया। और जब इधर इधर के राज्य को जीत लेगा तो जाहिर सी बात है कि शासन करने के लिए सारे राज्य को एक साथ मिलाएगा। हेलो, यस सर। सारे राज्य को एक साथ यस मिलाएगा। सर। हाँ, सारे राज्य को एक साथ मिलाएगा। हम यदि जैसे हमारे देश में सरदार पटेल ने क्या किया था,
हम जितने भी राजा थे सारे राजाओं को, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे साइन करवा करके भारत देश का सबको, भारतीय संघ का सबको डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। उसमें शासन करके, चाहे कश्मीर शासन किया, हैदराबाद में शासक भी शासन साइन किए, पटियाला शासक, बिहार के भी जो तुम्हारे दरभंगा में नरेश, सब लोग साइन करके भारत के राज्य में सब शामिल हो गए। तो जो राजा था उस वक्त आज खत्म होकर पूरा भारत बन गया कि नहीं बन गया। तो फ्रांस का शासक क्या किया कि पूरे एरिया को जीत लिया और पूरे एरिया को जीत करके यहाँ पर एक समान शासन व्यवस्था लागू कर दिया। कैसा लागू कर दिया? एक समान शासन व्यवस्था। अब प्रश्न है, एक समान शासन व्यवस्था जो लागू हुआ तो जाहिर सी बात है कि फ्रांस में जैसा शासन था वैसा ही शासन पूरे देश में लागू हो गया, पूरे देश, पूरे एरिया में। फ्रांस में कैसा शासन था कि फ्रांस में आपको वहां पे राजतंत्र को खत्म कर दिया गया था। तो फ्रांस में राजतंत्र को खत्म कर दिया गया, तो इस एरिया में भी, इस एरिया सॉरी फ्रांस में राजतंत्र खत्म कर दिया गया, तो इस एरिया में भी, ठीक है बाबू, इस एरिया में भी जो है कि आपको राजतंत्र खत्म करके और वहां जो है फ्रांस के अंदर में शासन कर दिया गया। अब जब मान लीजिए इटली है, इटली आप देख लीजिए इटली कहाँ है, हम दिखा देते हैं आप लोग को इटली कहाँ है। ठीक है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन याद रखना, यही सब क्वेश्चन पूछता है जो कहीं तुमको ना लूसेंट में मिलेगा ना कहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ इटली देखो, ये वाला एरिया इटली का शासन है। ठीक है, नेपल्स है, ठीक है, उत्तरी उत्तरी इटली है, दक्षिणी इटली है, बीच का इटली है। यहीं पर पोप का राजा था, पोप का शासन था। पोप, पोप का मतलब क्या होता है? ईसाई धर्म में सबसे जो प्रधान होते हैं उसको पोप कहते हैं। ठीक है, पोप का एरिया यहाँ था, पोप का राज्य यहाँ था। छोटा छोटा राज्य में इटली पूरा बटा हुआ था। अब प्रश्न ये था कि जो छोटा छोटा इटली राज्य बटा हुआ है, इसको इसको कैसे हम यूनाइट करें, कैसे हम एकीकृत करें, कैसे हम इसको एक बनाएं। इसी को एक करने के लिए माउंट काबूर, ठीक है, मेजनी, माउंट काबूर, काबूर, मेजनी और गेरीवाल्डी ने काम किया था। किसने किसने काम किया था? गेरीवाल्डी। किसने किसने? गेरीवाल्डी में। गेरीवाल्ड नहीं, तीनों नाम है, माउंट काबूर भी है, मेजनी भी है और गेरीवाल्डी ने भी है। ठीक है, जैसे हम एक चीज बताते हैं, तुम लोग कभी पर थोड़ा सा तुम लोग सोचो, एक पत्थर का टुकड़ा है बड़ा सा, ठीक है साकिर, एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा है। वह पत्थर का टुकड़ा 40 बार उस पर चोट मारेंगे, 40 हथौड़ा उस पर चोट मारेंगे तो वो पत्थर का टुकड़ा टूट जाएगा। तुम 10 हथौड़ा उस पर मारते हो और 10 हथौड़ा मारने के बाद तुमको लगता है कि यार अब हमसे नहीं टूटेगा, तुम हट जाते हो। उधर से कादिर आता है, कादिर भी जाके 10 हथौड़ा उसमें मारता है और फिर भी वो नहीं टूटता, क्योंकि उसको तो 40 हथौड़ा में टूटना है। ठीक है, तो 20 हथौड़ा तो यस सर। 20 हथौड़ा तो झेल चुका, अभी 20 हथौड़ा और टूटना है। यस। 40वां हथौड़ा लगेगा तो टूटेगा वो। ठीक है, अब उधर से मौसम आती है और वो भी आकर के 5 हथौड़ा मारती है, तो 25 हथौड़ा हो गया। ऐसे करते करते अंत में आती है राखी। ठीक है, सब लोगों ने मिलकर 39 हथौड़ा उसमें मार चुका था। ठीक है, अब आती है राखी, हल्का सा हथौड़ा उठाती है, एक हथौड़ा मारती है। वह हथौड़ा, जिस पर वह पत्थर जिस पर सभी ने हथौड़ा मारा था वो नहीं टूटा। राखी के एक हथौड़ा मारने से ही वो भड़बड़ा के टूट जाता है। अब इसका मतलब क्या निकलता है कि राखी ने, जिस पत्थर को किसी ने नहीं तोड़ा उसको राखी ने तोड़ दिया। एक तो मतलब ये निकलता है, नो सर। एक मतलब ये नो निकलता सर। है। दूसरा मतलब ये निकलता है कि उसको 40 टुकड़ा में 40 बार चोट मारने पर वो टूटना था। ठीक है, तब उसमें यस सर। साकिर ने भी भूमिका अदा किया, कादिर ने भी भूमिका अदा किया, मौसम ने भी भूमिका अदा किया, अभी सिंह ने भी भूमिका अदा किया, और अंत में, ठीक है, वो राखी आती है और तोड़ के चली जाती है। ठीक है, तो सबों की भूमिका है या नहीं है कि नहीं यस यस है? सर। सर। अब थोड़ा सा इसको बुआ थोड़ा सा रुक जाओ, इसमें हम तुमको भाग्य और दुर्भाग्य समझा देते हैं। ठीक है, अब इस पर 10 हथौड़ा मारा था कादिर, या 20 हथौड़ा, ठीक है, और वो नहीं टूटता है। कादिर को लगता है यार भाग्य खराब है मेरा, नहीं हुआ, हम छोड़ के चले। फिर उधर से आता है वो साकिर, साकिर भी मान लीजिए 10 हथौड़ा मारता है, यार मेरा हाथ झंझना गया, मेरा वो हथौड़ा टूट गया, लेकिन फिर भी नहीं टूटा, चला गया। ठीक है, ऐसे करके सब लोग मारते हैं और अंत में जो एक 39 सब मिलके 39 बार मार चुके होते हैं, 40वां बार आकर के समीक्षा इसको मारती है, राखी इसको मारती है और टूट जाता है। लोग यही नहीं बोलेगा कि समीक्षा बहुत भाग्यशाली है? बोलेगा कि नहीं बोलेगा बताओ? ठीक है,
तो यस यस सर तो सर। यही चीज बाबू जिंदगी में भी होता है, ठीक है। हम लोग इससे इससे ये सीख मिलती है कि हम लोगों को डिटरमाइंड होकर के लगातार मेहनत करनी चाहिए, और यदि हम लोग लगातार मेहनत करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। अदरवाइज यदि हमने क्विट कर दिया, हमने बीच रास्ते में उसे छोड़ दिया, तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। आपका जो दुर्भाग्य है, हमने क्या बताया था, 40 चोट मारना था इस पर, 10 चोट या 20 चोट, यस सर 10 चोट या 20 चोट इसमें साकिर ने मारा था। साकिर का यस दुर्भाग्य, सर साकिर का दुर्भाग्य किसका सौभाग्य बन जा रहा है, राखी का सौभाग्य बन जा रहा है। मेरा दोस्त अभी का दुर्भाग्य, क्योंकि अभी 5 मारा छोड़ दिया, मौसम 5 मारी छोड़ दी, ये राखी का सौभाग्य बन जा रहा है। राखी आती है मारती है, अरे वाह राखी तो इतने बड़े पत्थर को तोड़ दी, आज तक कोई नहीं तोड़ पाया था, राखी ने इस काम को कर दिया। मेरे कहने का मतलब ये है, ये छोटा सा एक उदाहरण है, जिस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि हम पढ़ाई कुछ भी करें, चाहे इंग्लिश पढ़ें या हिंदी पढ़ें, यदि हमको 5 बार पढ़ने के बाद वो समझ में आता है, और यदि हम 3 बार ही पढ़ेंगे तो क्या वो चीजें हमें समझ में आएगी? नहीं आएगी। आएगी समझ में? नहीं आएगी। तो जिस चीज को हमें पढ़ना है, तो ये आप मान के चलिए कि जो लड़का तेज होता है, अरे फिर कट गया, वो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। तो नदी की 5 धाराओं से ही सीख लीजिए कि आपकी जो शक्तियां हैं उसको बिखरने नहीं देना है। यदि हमने आप लोग को पढ़ाया था फिजिक्स में, ठीक है, बीम क्या होता है और लेजर क्या होता है, लाइट क्या होता है, हमने बताया था कि लेजर भी LASER, लेजर, लेजर का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड, ऐसे रेजोनेंस करके आता है। हमने ये भी कहा था आपको कि 60 वाट का लेजर से यदि हम यहाँ से हेलीकॉप्टर या आकाश में हवाई जहाज जा रहा है उसको मार देंगे तो वो जमीन पे गिर जाएगा। लेकिन 100 वाट का बल्ब, यस सर 100 वाट का बल्ब भी घर में लगा हुआ है तो बहुत बहुत वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब, आपके अंदर हर वो शक्ति है, जो शक्ति एक IAS बनने के लिए हो सकता है, एक APJ अब्दुल कलाम बनने के लिए हो सकता है, होमी जहांगीर भाभा बनने के लिए हो सकता है। सबसे पहले तुम लोग को ये समझना होगा कि तुम एक खास हो। तुम यदि अपने आप को वैल्यू नहीं दोगे तो दूसरा तुमको वैल्यू कैसे देगा? तो सबसे पहले अपने आप को वैल्यू दो। और मेरा समीक्षा बाबू से भी कहना है कि समीक्षा, जैसे तुमने बिहार पुलिस बोला, मेरा खुशकिस्मती होगा, मैं ये चाहूंगा कि हमारी समीक्षा DSP बने, IPS बने, कितना भी खराब हो तो दरोगा से नीचे नहीं जाए। कम से कम दरोगा तो बने ही बने, उससे अच्छा हो DSP बने, SDM बने, IPS बने। और समीक्षा कर सकती हो, कुछ नहीं करना है, लिपि सिंह कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेबल कुर्सी पर बैठना है, ऊपर पंखा चलता रहेगा और किताब के बीच में बैठ करके पढ़ते रहना है। जहां भी दिक्कत होगा मैं समझाऊंगा, मैं वादा करता हूँ मैं समझाऊंगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, जो भी चीजें हम मैं समझाऊंगा। अविनाश सर हैं वो समझाएंगे। अविनाश सर एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे टीचर है, वो आपको समझाएंगे। ठीक है, बस बड़ा भाई समझो, चाचा समझो, दोस्त समझो, लेकिन कोशिश यही करना है बाबू हम लोगों को कि हम लोग उस गांव में रिजल्ट आए। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, हमारे गांव से, लदवा से, भादा से, हर एग्जाम में BPSC का रिजल्ट हो तो हमारे गांव से या तुम्हारे गांव से, उसके गांव से एक या दो रिजल्ट हो। दरोगा का एग्जाम हो तो 2-3 को बच्चा हमारे गांव से निकले। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है वो जो मिट्टी है हम लोगों का, उस मिट्टी से हमेशा रिजल्ट हो, और हम लोग मिल करके ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं। हम लोग मिल करके, तुम लोग उस पूरे इलाका का ना, तुम लोग इतिहास बदल सकते हो, भूगोल बदल सकते हो, उस उसका जो है भाग्य लिख सकते हो उस इलाका का। और तुमको देख करके समीक्षा, तुम जो साइकिल पे आती हो, चल के आती हो, और इतना कठिनाई से पढ़ती हो, तुमको देख के दूसरी लड़कियां भी बोलेगी नहीं हम भी पढ़ेंगे। तुमको देख करके दूसरा बाप भी बोलेगा कि अरे रे, अरे बेटी भी बेटा से कम होती है क्या? देखो तो समीक्षा जो है DSP बन गई, जो समीक्षा तो IPS बन गई, लिपि सिंह की तरह काम कर रही है। दूसरा बाप जो है वह भी अपनी बेटी को पढ़ाएगा। तो सोचो, तुम यदि अच्छे से पढ़ाई करते हो तो समाज में इसके इतने रिपल्स क्रिएट होते हैं, इतनी इसका वेव क्रिएट होता है, जैसे पानी में एक गिट्टी में डालते हैं, जैसे पोखर में एक गिट्टी डालते हैं तो कितना धारा निकलता है, कितना वेव उत्पन्न होता है। उसी तरह से तुम्हारा एक रिजल्ट, तुम्हारा एक अच्छापन, तुम्हारा एक अच्छा से पढ़ाई करना समाज में कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी में परिवर्तन लाएगा। ला सकता है या नहीं ला सकता है? यस ला सकता है ना साकिर? यस सर गांव में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो किताब नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। यदि वो बच्चे पढ़ाई करेंगे तो हमारा ही ना भाई, हमारा ही ना पड़ोसी, हमारा ही ना अगल बगल के बच्चे अच्छे करेंगे। तो इसलिए हमेशा याद करिए कि सबसे पहले
आप खास हैं और आपको खुद समझना पड़ेगा कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। और मैं इम्पोर्टेंट कैसे हूँ कि मैं अच्छा काम करूंगा और मैं किसी से खराब नहीं हूँ। मुझे दुनिया में हर चीज चाहिए जो कोई व्यक्ति, हम भी चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हैं, हम भी कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, हम भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बन सकते हैं। लेकिन बाबू, सोचने से तो होगा नहीं, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें इंग्लिश के वर्ड्स याद करने होंगे, हमें उसका रिवीजन करना पड़ेगा, हमें जो बुक है, जो चैप्टर है, उसके एक एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा। जब आप इस एक एक लाइन को नहीं पढ़िएगा तो मुंह से बोलिएगा क्या? आप कैसे बनिएगा? आप वकील कैसे बनिएगा? आप एक आईएएस कैसे बनिएगा? आप बोल ही नहीं पाइएगा, क्योंकि आपके पास वर्ड्स ही नहीं है। वर्ड्स कहाँ से आएंगे? तो पढ़ने से आएंगे। जब आप हिंदी पढ़िएगा, Yes, sir. इंग्लिश पढ़िएगा, तो वहां से आपको वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है? आप हमको एक चीज बता दी, हिंदी तो सब बोलता है ना? एक रिक्शा चलाने वाला भी हिंदी बोलता है। ठीक है? एक एक सब Yes, मतलब मजदूरी करने वाला भी हिंदी बोलता है, एक पान दुकानदार भी हिंदी बोलता है, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हिंदी बोलता है, एक आईएएस भी हिंदी बोलता है। सबके हिंदी में अंतर है या नहीं है? ठीक है? तो yes, है, yes, हमें कोशिश ये करना है कि जिंदगी में आपको सबसे अच्छा बनना है, और सबसे अच्छा बनने के लिए आपको गलत नहीं बनना होगा, गलती पर कंट्रोल रखना होगा। और जब गलती पे आप कंट्रोल रखेंगे तो आप सबसे अच्छा बनेंगे। गलती पे कंट्रोल करना आसान है, कहो कैसे, हम मैं आपको बताता हूँ। मान लो मनसिका अपने घर से निकलती है और साइकिल लेके चलती है, और उसको साईं विद्या मंदिर में आना है। मनसिका के पापा इसको बोल देते हैं कि बेटा मनसिका, बाएं तरफ मत देखना। मनसिका क्या करती है? उसके दिन पापा बाएं तरफ मना क्यों किए थे, देखते हैं क्या होता है। नहीं नहीं पापा मना किए थे, नहीं देखना, नहीं नहीं देखते हैं क्या होता है। मनसिका के दिमाग में ये बात चलने लगता है। नतीजा ये होता है कि मनसिका जो है बाएं तरफ तो नहीं देखती है, दाएं तरफ भी नहीं देखती। ठीक है? इसी उधेड़ बुन में कि देखें कि नहीं देखें, देखें कि नहीं देखें, पापा मना किए हैं इसलिए नहीं देखना है, लेकिन उसको देखने का मन करता है। नतीजा ये होता है कि बाएं तरफ तो मनसिका देखती ही नहीं देखती है, दाएं तरफ जो इतना अच्छा प्रकृति का सीन है, फूल है, बगीचा है, उधर भी उसका ध्यान नहीं जाता। तो यहाँ करना क्या था कि यदि मनसिका को उसको कह दिया जाता कि बाबू तुम जा रही हो और देखना दाएं तरफ कितना खूबसूरत खूबसूरत चीज है। ठीक है? मनसिका घर से निकलती और खूबसूरत खूबसूरत चीज को निकलती, बाएं तरफ का बात उसके दिमाग में आता ही नहीं। और बाएं तरफ ना, उसको इसी को कहते हैं सकारात्मकता। समझ रही हो मनसिका? yes, sir. ठीक है? और यदि हम सकारात्मक होते हैं तो हमारे काम करने का तरीका बदल गया, हमारे सोचने का तरीका बदल गया, और हमारा रिजल्ट भी अच्छा आता आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है? तो Yes, इसीलिए sir. इसीलिए हम कहते हैं बच्चों को, देखने का नजरिया बदलिए। ठीक है? देखने का तरीका, दृष्टि बदलो, नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कहने का मतलब, नजर का मतलब देखने का तरीका बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। और जैसे ही तुम ये सोचते हो, ठीक है, कि मेरे मम्मी पापा भी हमें बेहद प्यार करते हैं, वह भी मेहनत करके हमारे लिए किताब देते हैं, कॉपी देते हैं, और जितना भी उनके पास पैसा है उसी पैसा में स्कूल देते हैं। उतने पास पैसा नहीं है कि हमको अमेरिका पढ़ा सके, दिल्ली पढ़ा सके, लेकिन बाबू उतना पढ़ाते तो हैं। अब तुम सोचो कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कि ऐसे पापा भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, दर दर भटकता है, कूड़ा बीनता है, कचरा बीनता है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, पढ़ाने वाला कोई नहीं, उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं। आप तो खुशकिस्मत हैं कि आपको इतने अच्छे पापा मिले हैं, मम्मी मिली हुई है, जो समय पे खाना देती है। भले 5 तरह का सब्जी नहीं देती, लेकिन रोटी सब्जी तो देती है। तो आपको देखना ये है कि आप, कि हम लोगों को पॉजिटिव रहना है और सकारात्मक करना है। आप किसी से कम, हेलो आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, किसी sir. से कम नहीं है। और ये मान के चलिए, चाहे आप मुझे भाई मानिए या फिर एक टीचर मानिए, जो भी मानिए, हम और अविनाश सर मिल करके आप लोग के पास जो भी जानकारी है हम लोग देंगे। हमारे पास जो जानकारी नहीं है वो जानकारी हम लोग पढ़ करके, किसी से पूछ कर आप लोग को देंगे। लेकिन हाँ, आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। जो चैप्टर है, ठीक है, मानते हैं बाबू, थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन जानते हो, 1 साल का कष्ट है, 2 साल का कष्ट है, और इस कष्ट के बाद पूरा सुख ही सुख है। हमेशा आराम से रहोगे, गाड़ी में चढ़ोगे, पूरा पैसा कमाओगे। तो 1 साल, 2 साल या 3 साल का कष्ट है। तो 3 साल का कष्ट या जिंदगी भर का कष्ट। ठीक है? तो भैया हम 3 साल का कष्ट करेंगे, जिंदगी भर आराम करेंगे। ठीक है? तो बढ़िया से पढ़िए। अच्छा, इसमें हमने एटलस बोला था, सब लोगों ने मंगा लिया क्या एटलस?
यस नो सर सर। हाँ तो जो एटलस नहीं मंगाए हैं वो एटलस मंगा लीजिए। आज देख रहे हैं ना कि इंटरनेट भगवान जो है थोड़ा सा हम लोग को ज्यादा परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग साढ़े आठ भी हो गया। तो कल हम लोग फिर जो है 7 बजे बैठेंगे और फिर हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। और साथ में आप लोग को जो दिक्कत हो जो चैप्टर से संबंधित उसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा और एक बार रीडिंग मार दीजिएगा प्लीज। आप लोग आज हम लोग पढ़े ना फ्रांसीसी क्रांति होती है, फिर प्रतिक्रियावाद जन्म होता है, मेटरनिक आता है, और मेटरनिक को फिर पतन होता है, और फिर मेटरनिक भाग जाता है, और फिर जब फ्रांस की क्रांति पूरा फैलती है तो हर जगह राष्ट्रवाद का प्रचार होता है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा होमवर्क कीजिएगा, आप लोग इसको पढ़िएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ मेरा तबीयत खराब नहीं या कुछ भी नहीं, हम मदद करेंगे और सब लोग मिल के पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे अकेले से कुछ नहीं होगा, ठीक है। हम आप लोग के लिए कृष्ण सर बनने के लिए तैयार हैं, आप लोग अर्जुन बनना होगा आप लोग को। सर हेलो। सर हो गया। हाँ सर हो गया। हम और अविनाश सर अर्जुन की कृष्ण की तरह हैं, आप लोग अर्जुन बनिए, पढ़ाई कीजिए। आज का मीटिंग हम लोग यही खत्म करते हैं। कल फिर हम लोग इस यस 7 बजे बैठते हैं, ठीक है। आई अब डू सर सर। थैंक यू बाबू। सर सर गुड एक नाइट लाइन सर।